हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरिया और आप सभी का स्वागत है फसना पक्का है सीरीज की एक और वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अभी जितने भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं उसमें आपने खुद देख लिया होगा कि हमारी फसना पक्का है सीरीज से कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। अगर हम इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड साइंड, तो देखिए अडॉप्टेड की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949, साइंड 24 जनवरी 1950, केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 और जो हमारा पहला इलेक्शन कमीशन था इंडिया का वो सेटअप हुआ था जनवरी 1950 में और सुकुमार सेन उसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, याद रखिएगा। फिर The election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Substantiate. तो देखिए सबसे पहले अगर इंडिया में इलेक्शन कराना है तो इलेक्टोरल बाउंड्रीज आपको डिफाइन करना पड़ेंगी। साथ में आपको पूरी लिस्ट बनाना पड़ेगा कि एलिजिबल वोटर्स कौन है। अगर ये चीजें ही सही नहीं है तो फिर आप वोटिंग वगैरह कैसे करोगे। फिर इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था भाई कि हमारी पॉपुलेशन ही कितनी ज्यादा है। पहला इलेक्शन हो रहा था, पूरे दुनिया में ऐसी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया में पूरे एलिजिबल वोटर्स में से सिर्फ 15% ही ऐसे थे जो लिटरेट थे। तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उन्हें स्पेशल वोटिंग मेथड्स डिवाइस करने पड़ रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन जैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है कितनी नहीं है, वो सब देखकर काम करना पड़ता है। तो इन चीजों में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए 2 बार तो हमारे इलेक्शन पोस्टपोन हुए। फिर अल्टीमेटली ये अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हुए। 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करा गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली हम करा सके। जो एंटायर साइकिल था कैंपेनिंग का, पोलिंग का, काउंटिंग का, वो 6 मंथ्स तक पूरा चला। उसके बाद जाके सारी चीजें कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो लोगों को पहले से अंदाजा था कि नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। पहला तो ये एक लौती ऐसी पार्टी थी जिसके ब्रांचेस पूरे इंडिया में थे। फिर जब इलेक्शन हो गया तो हमें मालूम चला कि कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती हैं 489 में से, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होती हैं। पहली लोकसभा इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। फिर स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। ज्यादातर सीटों में हमें कांग्रेस ही देखने को मिली, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन थे जैसे कि ट्रेवेंकोर, कोचिन, मद्रास और उड़ीसा। लेकिन इवेंचुअली यहां पर भी कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। फिर सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में भी जो 1957 और 62 में हुए, वहां पर भी कांग्रेस की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन थी लोकसभा में। वहां पर भी 3/4 सीट्स जो थी वो कांग्रेस ने ही जीती थी। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो 1/10 भी सीट्स ले पाए कांग्रेस के कंपैरिजन में। तो कांग्रेस का दबदबा बहुत ही ज्यादा था। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता था कि कांग्रेस को स्टेट असेंबली में कहीं पर मेजोरिटी नहीं मिलती थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है 1957 में केरला का, जहां पर एक ग्रुप ने गवर्नमेंट बनाई थी जिसको लीड किया था सीपीआई ने, ये याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस पार्टी हैड बीन अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो बहुत सारे रीजन थे, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो बिगिनिंग में जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको कौन डोमिनेट करता था? इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलिट वाले लोग इसको डोमिनेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की इस पार्टी ने, इसका सोशल बेस बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ये एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप बन गया। यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट के लोग आने लगे जिनके ओपिनियन कई बार मिलते भी नहीं थे। अलग अलग इंटरेस्ट होते थे, अलग अलग ओपिनियन होते थे, लेकिन वो सब अब कांग्रेस का पार्ट बन गए थे। जैसे कि भाई पेजेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर एंड ओनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लास और कास्ट के लोग हो गए। तो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कास्ट के लोग भी अब हमें कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे। इन सबको कांग्रेस में जगह मिली थी। इंडिपेंडेंस आते आते भाई कांग्रेस एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गया था, जिसमें इंडिया की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही थी। अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कास्ट के लोग इसमें आ गए थे, अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज, इवन सबके इंटरेस्ट भी अलग थे और ये सब हमें कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे। फिर The roots of this extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of the freedom struggle explain। तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसे नेशनल मूवमेंट का एज अ सक्सेसर देखा जाता था। इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनने नेशनलिस्ट मूवमेंट में, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा था। तो भाई अब यही वो लोग थे जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, तो लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन था।
कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन लॉन्च कर दिए थे जब दूसरी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी सी फॉर्मुलेट कर रही थी, मतलब बहुत आगे थे बाकी पार्टी से। तो इन्हें एक अर्ली एडवांटेज मिला हुआ था और इनका जो हम बोलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन था ना, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से था, मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ था। तो कांग्रेस का अपने आप में एक दबदबा था। फिर यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये ऑल इंक्लूसिव थी, मतलब इसमें हर इंटरेस्ट के लोग, हर कास्ट, हर क्लास के लोग हमें देखने को मिल जाते थे। तो बहुत ज्यादा एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती थी। तो कोई भी ऐसा नहीं रहता था जो पार्टी से एक्सक्लूडेड है। तो पूरे इंडिया का प्यार कांग्रेस को मिलता था। तो ये वो फैक्टर थे जिसके कारण हमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन देखने को मिलता था। फिर द कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ एक्सप्लेन, और फिर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्शंस, दोनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कोलिजन की बात करते हैं तो यहां पर एक मेन चीज ये होती है कि पार्टी में जो भी है आपको सबकी इज्जत करना पड़ेगा, सबके ओपिनियंस आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं कोलिजन पार्टी के फंक्शन की, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, तभी तो कोलिजन वर्क कर पाएगा। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं, थॉट प्रोसेस भी बहुत अलग होता है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है कि हर किसी को आप रिस्पेक्ट करें। तो खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में हमें ये देखने को मिलता था कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जिनके इंटरेस्ट एकदम अलग होते थे। कई बार वो पार्टी के ओपिनियन से खुश नहीं होते थे, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं छोड़ता था। वो पार्टी का पार्ट बने रहते थे और पार्ट बने बने ही उन चीजों को अपोज करते थे। तो जब एक पार्टी में ही अलग अलग इंटरेस्ट के ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, उनको हम फैक्शंस बोलते हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी नहीं है, वो ग्रुप का ही पार्ट है, लेकिन अपने अलग ओपिनियन रखते हैं और कई बार उनको पार्टी के ओपिनियंस, पार्टी के एक्शन अच्छे नहीं लगते। तो कांग्रेस पार्टी की खासियत यही थी कि ये अलग अलग फैक्शन को इंकरेज भी करता था और टॉलरेट भी करता था। तो जो इनके इंटरनल डिफरेंसेस थे ना, वही इनकी ताकत बन गए थे। तो ये नहीं था कि अब ये लोग बाहर जा रहे हैं फिर अपोजिशन कर रहे हैं, वो पार्टी का हिस्सा ही बने रहते थे। तो कांग्रेस पार्टी ना एक ब्रॉड सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में सामने आ रही थी, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके के लोग हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम रहता था कि अलग अलग इंडिया में जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशन क्या क्या है, हम कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो जो इनिशियल ईयर्स के इलेक्टोरल कंपटीशन थे ना, उसमें कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी का भी काम करती थी और अपोजिशन का भी काम कर लेती थी, क्योंकि पार्टी में ही बहुत सारे इंटरेस्ट वाले लोग देखने को मिल जाते थे। इसलिए जो ये इंडियन पॉलिटिक्स का ये वाला पीरियड था ना, इसको कांग्रेस सिस्टम भी बोला जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। तो जो अलग अलग पार्टीज होती थी ना, वो क्रिटिसिज्म का काम करती थी। मतलब अगर कांग्रेस कोई काम सही से नहीं कर रही है तो ये बताते थे। ये नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, अगर कोई पॉलिसीज प्रैक्टिसेस सच में इनको अच्छी नहीं लग रही तो ये आवाज उठाते थे। तो इससे कांग्रेस पार्टी को भी समझकर काम करना पड़ता था। फिर रूलिंग पार्टी अंडर चेक रहती है। जब अपोजिशन पार्टी होती है, बाकी पार्टी आवाज उठाती है, तो पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर साथ में देखिए, डेमोक्रेसी है। अगर लोगों को ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही है जो गवर्नमेंट फॉर्म करी हुई है, और अल्टरनेटिव है मतलब दूसरी पार्टी है, तो लोग अगली बार किसी और को वोट डाल देंगे। तो ऐसे में जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो अच्छे से काम करती है, और कोई भी चीज एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप वगैरह आ जाएगी, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि अगर हमने काम अच्छे से नहीं करा तो अगले इलेक्शन में हम बाहर हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बाकी पार्टी थी, इन्हें फ्यूचर के लीडर्स को ग्रूम करा। बहुत सारी पार्टीज थी जिसमें ऐसे ऐसे नेता थे जो बाद में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे, तो उन्हें भी इन्हें आगे बढ़ाया। फिर अगला क्वेश्चन, how was one party dominance of India different from the other examples of one party dominance in the world? तो देखिए, हमारे कंट्री के और बाकी कंट्री के जो वन पार्टी डोमिनेंस है ना, उसमें अंतर है। सबसे पहली बात तो ये, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बहुत पार्टी हमें देखने को मिल जाती है। 1952 से 1962 के बीच में हर एक इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी ने जीता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस का बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप आ गया। इलेक्शन टाइम टू टाइम होते थे, अपने टाइम पर इलेक्शन होते रहते थे और फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में होते थे। अलग अलग पार्टी भी पार्टिसिपेट करते थे। हाँ, अब जरूरी नहीं है वो जीते। कांग्रेस पार्टी का मेन क्या था भाई, इसमें बहुत खास लीडर्स थे जो बहुत फेमस थे इंडिया में। उनने इंडिया के लिए बहुत कुछ करा हुआ था, इसलिए इन लोग बार बार जीतते थे। लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी रहती थी जो पार्टिसिपेट करती थी, बट स्टार्टिंग में हमें कांग्रेस का ही डोमिनेंस देखने को मिलता था। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रियों की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैक्सिको की पीआरआई पार्टी की बात करते हैं, तो 6 डिकेड्स तक उसने डोमिनेट करा और फाइनली वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेशन रहा, लेकिन आज नहीं है, आज बीजेपी का डोमिनेशन है। तो चेंज होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। इसलिए इंडिया का जो ये सिस्टम है बाकी कंट्रियों से बहुत अलग है।
फिर मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ भारतीय जनसंघ। तो देखिए जो भारतीय जनसंघ है पॉलिटिकल पार्टी है, एस्टेब्लिश हुई थी 1951 में बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथियों द्वारा। बाद में ये जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई थी। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंफेसाइज करते थे कल्चरल नेशनलिज्म पर और हिंदुत्व के प्रमोशन पर। इन्होंने बोला था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको अबॉलिश करने की ये बात करते थे। इनका कहना था कि इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया जाए, भाई हिंदी को लेकर आया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और वन नेशन और वन कल्चर के कॉन्सेप्ट को ये प्रमोट करते थे। भारतीय जनसंघ वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला हुआ है। फिर व्हाई डिड द क्रिटिक्स थिंक दैट इलेक्शंस इन इंडिया विल नॉट बी अ सक्सेस, मेंशन एनी टू रीजंस। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने डाउट करा था जब इंडिया में पहली बार इलेक्शन हो रहे थे। पहला तो यह है इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था और सबका ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने सारे स्टेट्स है, अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लोगों को लगता था सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और फिर देखिए बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे ना जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का, तो लोगों को ये डर लगता था कहीं वो वोट कास्ट रिलीजन पैसे के आधार पे ना दे दें कि जिसने पैसा दे दिया उसको कर दिया या अपने कास्ट वाले को अपने रिलीजन वाले को वोट कर दिया, क्योंकि लोगों को इतनी पॉलिटिक्स की उस समय समझ नहीं थी, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। लेकिन बाद में सारी चीजों को गलत इंडियंस ने प्रूव करा। हमारे यहाँ पहले से अभी तक बहुत अच्छे से इलेक्शंस हो रहे हैं। फिर व्हाट इज मेंट बाय कोलिशन गवर्नमेंट, When was the coalition government formed for the first time at the center? तो जब भी दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, चाहे सेंटर लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडिया में जो पहली कोलिशन गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी 1977 में, राइट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, है ना, उस साल के। जो कोलिशन थी उसको हम जनता पार्टी हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं, और उसे लीड किया था मोरारजी देसाई ने। इंपॉर्टेंट है। Explain how the general elections of 1952 in India were a landmark in the history of democracy all over the world। देख लेते हैं 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुए भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए और पूरी दुनिया को हमने चमका के रख दिया था। ये इलेक्शन ने ये बताया था दुनिया को कि भाई एक ऐसा नेशन जहां पर अभी इलिटरेसी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इतने सारे चैलेंजेस है, उसके बाद भी हम अच्छे से इलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये डेमोक्रेसी वगैरह वहीं चलती है जहां पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत अच्छे रिच हैं, वहां का मतलब कहना चाहिए इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है, से वहीं पर हो सकते हैं। लेकिन इंडिया ने उनको गलत साबित करा। हमारे जो इलेक्शन हुए उन्हें इंडियन के लोगों की काबिलियत भी बताई कि हम इंडिया वाले लोग काबिल हैं, हम लोग इलेक्शन कर सकते हैं, हम लोगों को अकल है। अभी हम लोग ज्यादा अच्छे से लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, अभी अभी हमें आजादी मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और हमने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि डेमोक्रेसी कहीं पर भी थ्राइव कर सकती है पूरे दुनिया में। इसके लिए कोई ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि कंट्री में ये होना चाहिए फिर ही वहां पर डेमोक्रेसी आ सकती है, नहीं, कर सकते हैं, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वाले हमारे इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। Describe the changes that took place in the ideology of the Communist Party of India from 1920s to the first general election in India in 1952। जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की वो एस्टेब्लिश हुई थी 1925 में, है ना। फ्रॉम इट्स इंसेप्शन अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 आइडियोलॉजी में बहुत सारे नोटेबल चेंजेस आए। पहला एंटी इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। इनिशियली में हमें देखने को मिलता था कि जब हम ब्रिटिश से आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे उस समय इस पार्टी का पूरा फोकस रहता था कि इंडिया को आज़ादी दिलवाए जाए, और जितने भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट होते थे उसमें ये पार्टी के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद इनका शिफ्ट आया मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की तरफ में। ड्यूरिंग 1930s और 1940s में ये शिफ्ट हमें देखने को मिला और इसको इन्फ्लुएंस करा था ग्लोबल कम्युनिस्ट मूवमेंट ने। तो इसके बाद फिर इन्होंने अलग चीजों को इंपॉर्टेंस देना चालू करा, जैसे कि क्लास स्ट्रगल, वर्कर्स राइट हो गया, सोशलिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश करना हो गया, इन चीजों पर इन्हें फोकस करा। और इनके जो ये थॉट प्रोसेसेस थे, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ये बहुत क्लियरली इनके लैंड रिफॉर्म्स और एग्रेरियन इश्यूज में हमें देखने को मिल जाते थे, रिफ्लेक्ट होता था यहाँ पर। उसके बाद इंगेजमेंट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। स्टार्टिंग में क्लियर नहीं था कि ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बाद में इन्हें किया, इन्हें 1952 जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, है ना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहकर किया। पहले ये थोड़े से वायलेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें पीसफुली सारे अपने काम किए, तो ये हमें देखने को मिला। फिर इन्हें कंटिन्यू किया अपना एडवोकेट करना, भाई वर्कर के राइट्स को, पेजेंट के राइट्स को, ये इन्हें किया। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सीपीआई ने 16 सीट्स जीती और इमर्ज करी एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। उसके बाद 1964 में पार्टी में हमें स्प्लिट देखने को मिला, एक नई पार्टी फॉर्म हो गई, सीपीआई एम, सीपीआई मार्क्सिस्ट।
इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, जनसंघ हो गया, मैंने आपको इनको एक्सप्लेन करा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बाकी बॉक्सेस दिए हुए हैं ना पार्टी के, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरी माने, आपके पास अगर अभी टाइम है तो एक बार आप सारे बॉक्सेस जरूर से पढ़ें। अब हर उससे मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, आप पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन टाइम मिले तो जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और उनमें से ही एक ये चैप्टर है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी आपसे बनना चाहिए, तो उन्हें मैंने सेल्फ असेसमेंट में डाल दिया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो को अच्छे से देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं डाला है। तो इन क्वेश्चन को भी जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आखिरी में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो और उसके बाद फंसना पक्का सीरीज देख रहे हैं, तो आपके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं कट सकते। ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु टेहंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।